नमस्कार। मैं श्रीमती फुलेश्वरी डोंगरे, गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जगदलपुर, लेक्चरर हिंदी की हूँ। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 11वीं के आरोह भाग 1 से कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित कविता पथिक के कुछ अंशों का सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राम नरेश त्रिपाठी जी ने वैसे तो मिलन, पथिक और स्वप्न 3 खंड काव्य लिखे हुए हैं। तो प्रस्तुत अंश पथिक नामक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। काव्य का नायक पथिक इस दुनिया के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं और वहीं बसना चाहता है। किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्यु दंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक समुद्र के सौंदर्य पर मुग्ध है। कविता की पंक्तियों को पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा। देखते हैं कविता। देखिए, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहत मन है। शब्दार्थ देखते, कठिन शब्दों के अर्थ। तो देखिए, मैं लिख रखी हूँ। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण मने होता है हर समय। नूतन, नूतन मने नया। वेश, रूप, रंग बिरंग, रंगीन। मनोहर, मनोहर मने होता है सुंदर। गगन, आकाश। घन, बादल। विचरूं, विचरना मने होता है घूमना या विचरण करना। और वारिदमाला, वारिदमाला मतलब होता है बादलों का समूह। निराला, निराला का तात्पर्य है अद्भुत। तो ये तो रहे कठिन शब्दों के अर्थ। उसके पश्चात उसकी संदर्भ। संदर्भ में बच्चों 2 बातें हमेशा याद रखनी पड़ती है। एक तो है पाठ का नाम और दूसरा उस पाठ के लिखने वाले, रचने वाले या कवि का नाम। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के आरोह भाग 1 के पथिक नामक कविता से ली गई है और इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तत्पश्चात देखते हैं हम प्रसंग। प्रसंग में उक्त पंक्तियों में कवि क्या बताना चाह रहा है, उनका वर्णन किया जाता है। तो ये जो 4 लाइन हम लोगों ने पढ़े, उन चारों लाइनों में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। किनारे खड़े होकर उनकी सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं व्याख्या। पहली लाइन, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। पथिक समुद्र के किनारे प्रकृति के रूप पर मुग्ध होकर कहता है, प्रति क्षण, प्रत्येक क्षण नए नए रूप बना करके परिवर्तित होने वाली प्रकृति का रूप अद्भुत है ना। प्रति क्षण, प्रत्येक क्षण परिवर्तित होने वाली प्रकृति का रूप अद्भुत है। कवि आगे लिखते हैं, कहते हैं, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। मेरे सामने सूर्य, रवि मने सूर्य, सूर्य और वारिद माला मने बादलों का समूह। मेरे सामने सूर्य और बादलों का समूह है। इसके सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बादलों का झुंड नित्य नए रूप बनाकर रवि के सामने, सूर्य के सामने नाच रही हो। थिरकना, थिरक मने नाचना।
ठीक है। तो बादलों का समूह सूर्य के सामने नाच रही हो। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। नीचे सुंदर नीले रंग के समुद्र हैं और ऊपर नीला आकाश है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहत मन है। कवि आगे लिखते हैं कि ऐसे में मेरा मन चाहता है कि मैं भी उन बादलों पर बैठकर उनके बीच विचरण करूं, घूमूं, आकाश में सैर करूं। ठीक है, ये उसके व्याख्या हैं। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विशेष आप विशेष में लिख सकते हैं। कवि ने प्रकृति का अत्यंत ही मनोहर सजीव वर्णन किया है। बादलों द्वारा नृत्य करने में मानवीकरण अलंकार है। बादलों द्वारा नृत्य करने में कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है ये हमें जानना पड़ेगा। तो जहाँ पर जड़ वस्तुओं अर्थात प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। कवि ने यहाँ बादलों पर मनुष्य के समान नृत्य करने का आरोप लगा रहे हैं, अतः कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ? मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। कोमल तथा मधुर शब्दावली का प्रयोग हुआ है और तत्सम शब्दों का प्रयोग। तत्सम शब्द जैसे नूतन, वेश, रवि, गगन इत्यादि। ठीक है, ये इसके पश्चात मैं आप लोगों के लिए कुछ गृह कार्य रखी हूँ, होमवर्क रखी हूँ जो निम्न है। अभी मैंने आप लोगों को बताया, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ। कवि किसके रूप पर मोहित है? पहले ही बताया था मैंने आप लोगों को कि कवि जो है समुद्र के किनारे खड़े हैं और समुद्र के रूप पर, सौंदर्य पर वो क्या है? मोहित हैं। रवि के सामने कौन नृत्य कर रहा है? रवि का मन क्या चाहता है? तो बच्चों ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। धन्यवाद।